न्यूटन्स शेल थ्योरम। न्यूटन्स शेल थ्योरम। तो ये जो है वो इसलिए पढ़ा जा रहा है बिकॉज आपको पूछा जाएगा कि एक स्फेरिकल शेल है या एक स्फीयर है, उसके बाहर पार्टिकल है, उसके अंदर पार्टिकल है। हॉलो स्फीयर है, उसके बाहर पार्टिकल है, उसके अंदर पार्टिकल है। तो उस पार्टिकल पे ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे एक्ट करेगा, और अगर कंप्लीट स्फीयर है यानी सॉलिड स्फीयर है और उसके बाहर आउटसाइड पार्टिकल रखा है या फिर उसके इनसाइड पार्टिकल रखा है, तो उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे एक्ट करेगा। तो इसको समझने के लिए हमको न्यूटन्स शेल थ्योरम को समझना पड़ेगा। तो इस थ्योरम में बात होने वाली है स्फेरिकल शेल की। शेल जो होता है इट इज हॉलो इन स्ट्रक्चर, यानी एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर विच इज हॉलो फ्रॉम इनसाइड, यानी अंदर से क्या है, कैविटी है, हॉलोनेस है, तो उसको शेल कहते हैं। और जो सॉलिड स्फीयर होता है वो पूरा को पूरा भरा हुआ होता है, यानी एंटायरली इट इज फिल्ड, जैसे अर्थ वो पूरा कंप्लीट सॉलिड स्फीयर है। और शेल का एग्जांपल हम ले सकते हैं फुटबॉल। तो फुटबॉल में एक लेयर होती है, उसके अंदर जो है वो हवा होती है, तो अंदर हॉलोनेस होती है। तो एक शेल होता है और एक सॉलिड स्फीयर होता है। तो लिखना दिस थ्योरम gives gravitational force. This theorem gives gravitational force on a point mass due to a spherical shell or a solid sphere, due to a spherical shell or a solid sphere. राइट तो शेल is like this. Let us suppose it has a mass of capital M. ये शेल है, इसके अंदर हॉलो कैविटी है, यानी मटेरियल इज प्रेजेंट इन दिस पार्ट एंड फ्रॉम इनसाइड इट इज हॉलो. दिस होल शेल हैज अ मास ऑफ कैपिटल M. स्फीयर है तो एक सेंट्रल पॉइंट होगा, तो लेट दैट सेंटर बी O and the radius be capital R. Now एक point object, एक point mass small m रखा हुआ है इस शेल के पास, outside of it at a certain distance, and the center to center distance is R. The distance between them is R. In this case, this shell will apply a gravitational force.
ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स उस स्मॉल पॉइंट मास m पे लगाएगा। तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा इस पे ड्यू टू द शेल। एंड व्हाट विल हैपन इज दैट कि ये जो शेल है इट विल बिहेव लाइक अ पॉइंट मास। ये शेल एक पॉइंट मास की तरह एक्ट करेगा। यानी हम ये सपोज कर सकते हैं कि इसका जो मास है वो सारा का सारा कॉन्सेंट्रेटेड है नियर द सेंटर, एक पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा। और फिर ये उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगा, जिस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए वी कैन यूज द फॉर्मूला G m1 m2 by r square। तो gravitational force will be applied by the shell। So we can name it as a case first, जिसमें पॉइंट मास को क्या किया गया है, शेल के बाहर रखा गया है एट अ डिस्टेंस। तो होता क्या है, यहां पे कहा जा रहा है कि इफ अ पॉइंट मास m lies outside a uniform spherical shell, यूनिफॉर्म इन द सेंस दैट इसमें जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है, जो पूरे स्ट्रक्चर पे मास बटा हुआ है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, यानी कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड हैव अ सिमेट्री, इसमें एक सिमेट्री होनी चाहिए। दिस कंडीशन इज एप्लीकेबल। तो स्फेरिकली सिमेट्रिकल इंटरनल मास डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेल, देन इट विल बिहेव एज इफ द मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। तो ये बिहेव करेगा कि जैसे इसका मास जो कैपिटल M है वो इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, और फिर वो जो है ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगा अकॉर्डिंग टू दैट, और उसको हम Gmm/r² से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो शेल होता है वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है। अब इसी शेल को अगर हमने मान लो ले लिया सॉलिड स्फीयर, इफ वी टुक अ सॉलिड स्फीयर, so here is a solid sphere. Again we can suppose its mass be capital M, और एक दूसरा पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है स्मॉल m, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस r सपोज कर लिया, एंड देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस शेल नाउ। अब ये शेल नहीं है, ये तो स्फीयर हो गया, बिकॉज इट इज कंप्लीटली फिल्ड, एंटायरली भरा हुआ है, पूरा मास इसमें कंप्लीटली फिल्ड है। तो ये स्फीयर जो है ये अब तो फॉर श्योर ये लगाएगा ही ग्रेविटेशनल फोर्स, और इस ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए भी हम फिर वही Gmm/r² से उसके मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चाहे स्फेरिकल शेल हो या स्फीयर हो, आउटसाइड अगर पार्टिकल प्रेजेंट है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट किया जा सकता है। केस फर्स्ट में पार्ट ए कर लेना। केस फर्स्ट पार्ट ए। In the first case, what we are doing is that we are keeping a small mass particle outside the shell or the sphere. तो लिख लेना a small point mass m
a small point mass m, small m, is placed outside the shell or sphere, तो केस फर्स्ट में आप लोगों ने बनाया पार्ट ए में लिखिएगा a point mass small m is kept outside a hollow sphere, या फिर शेल, है ना। having mass capital M and radius capital R, the center to center distance is small r. The center to center distance is small r. So according to Newton's cell theorem, if we take a shell which has a uniform mass distribution, then this shell applies a gravitational force, and that gravitational force is calculated by the formula. And the same goes for a complete sphere. In the second case, it's a complete sphere, and that also applies a gravitational force, and that also can be calculated by the same. तो इस पॉइंट पे तो खैर समझ में आता है कि यहाँ पे जो है मास जो है वो एंटायरली फिल्ड है, तो ये एक ऑब्जेक्ट है, कंप्लीट ऑब्जेक्ट है, और जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है। बट यहाँ पे हॉलोनेस है अंदर, तो उसकी वजह से जब पॉइंट ऑब्जेक्ट हम देखेंगे तो जो स्फीयर है उसके पार्टिकल्स, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पार्टिकल टू पार्टिकल लगता है, तो अंदर तो कोई पार्टिकल्स नहीं है, पार्टिकल्स हैं सिर्फ बाउंड्री पे, यानी आउटर रीजन पे, सरफेस पे। तो वो रीजन रेस्पॉन्सिबल है उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने के लिए। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि जो ये पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं इसके सरफेस पे, वो ग्रेविटेशनल फोर्स इंडिविजुअली उस पे अप्लाई करते हैं, और उन ग्रेविटेशनल फोर्सेस के
उन ग्रेविटेशनल फोर्सेस के अगर कंपोनेंट्स किए जाएं तो एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो जितना परपेंडिकुलर कंपोनेंट है हर एक पार्टिकल का, हर एक पार्टिकल्स की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट हो रही है उसका जितना परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, जब उसको रिजॉल्व करते हैं वो सब एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं। और फाइनली जो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर अप्लाई होती है वो उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से होती है, और वो सब एड अप यानी सम कर देते हैं सबका, तो वो हमको Gmm/r² से हम उसको फाइनल रिजल्ट को दिखाते हैं। यानी कंप्लीट पार्टिकल्स जो भी हैं उन सब के जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रही है उसको हम क्या कर दे रहे हैं, सम अप कर दे रहे हैं, और फिर हम उसको ग्रेविटेशनल फोर्स को बता रहे हैं। देन लिखिएगा सेकंड केस। सेकंड केस, व्हेन अ स्मॉल मास पार्टिकल in the second case also, if we take part A, क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, we can take a shell and we can also take a sphere. So in the case of shell, which is the same having a mass capital M, a radius capital R, और अब हम जो पार्टिकल है वो पार्टिकल इनसाइड द शेल प्लेस कर देते हैं। जो पार्टिकल है दैट इज प्लेस्ड इनसाइड द शेल। देन इस पार्टिकल पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या है, तो दैट इज 0। When a particle is placed inside the spherical shell, the gravitational force applied on that particle is found out to be 0। वहाँ पे gravitational force 0 एक्ट कर रहा है, यानी उसके ऊपर इस शेल की वजह से कोई gravitational force काम नहीं कर रहा है। The reason behind this is that, पहले इसको नोट कर लेना कि gravitational force inside the spherical shell, gravitational force inside the spherical shell, when a small mass particle is placed inside the spherical shell, when a small mass particle is placed inside a spherical shell, is placed inside the spherical shell, the gravitational force acting on that particle, the gravitational force acting on that particle due to the shell is 0, is 0। Now the explanation behind this is that कि जो शेल है इसके मास, इसका जो मास है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सरफेस, एंड इफ वी टॉक अबाउट एन इंडिविजुअल रीजन, एक पर्टिकुलर रीजन की बात करें या फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें, तो हर एक पॉइंट जो है वो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है, एंड दैट when every particle applies a gravitational force on that particle, what happens is that it is being attracted by
lot of particles and that also in different directions, due to which they cancel out each other. ये जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, एंड एज अ रिजल्ट उस पे जो नेट रीजन वाई ग्रेविटेशनल फोर्स इज जीरो इनसाइड द शेल, रीजन उसके पीछे क्या है? वेरियस रीजन्स gravitational force inside the shell is zero. So the reason is various regions of shell attract the point mass inside it in various directions, and therefore cancel out each other completely. अब यहीं पे ध्यान देने वाली बात ये भी है कि ये ना समझ लीजिएगा कि जो शेल है ये किसी तरह की शील्डिंग प्रोवाइड कर रहा है। शील्डिंग इन द सेंस कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स इस पार्टिकल पे लगने नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ बात हुई है कि जो शेल है वो ग्रेविटेशनल फोर्स पार्टिकल m पे लगा रहा है, तो कितना आ रहा है? तो वो जीरो हो जा रहा है, क्योंकि इसके अलग अलग रीजन्स जो हैं वो सभी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन में डिफरेंस होने की वजह से वो सब आपस में कैंसल आउट हो जा रहे हैं। तो इस शेल की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे नहीं लग रहा है, लेकिन इसने ये नहीं कहा कि अगर कोई पार्टिकल बाहर है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे नहीं लगा सकता, वो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकता है। इस शेल के बाहर अगर हम एक दूसरा पार्टिकल रख देते हैं तो वो पार्टिकल इस पार्टिकल पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा और वो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे एक्ट भी करेगी, यानी ये फील करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये शेल जो है वो रोक नहीं रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स को इस पे लगने से, यानी ग्रेविटेशनल शील्डिंग नहीं हो रही है, ये बस खुद जो है उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगा पा रहा है, या रिजल्ट जो है वो जीरो आ जा रहा है। बाहर से कोई पार्टिकल चाहे तो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पार्टिकल पे लगा सकता है। देन बात करते हैं सॉलिड स्फीयर की, कि एक सॉलिड स्फीयर है और उसके अंदर हमने अब इनसाइड दैट स्फीयर हमने पार्टिकल रख दिए। तो एक स्फीयर है, कंप्लीटली फिल्ड स्फीयर है, इट इज नॉट हॉलो, और इसके अंदर एक पार्टिकल स्मॉल m को रखा जा रहा है। तो इस पार्टिकल पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स? तो ये जो कैपिटल R है वो तो इस एंटायर स्फीयर का रेडियस है,
और जो कैपिटल M है वो इस कंप्लीट स्फीयर का मास है। बट अब क्योंकि ये इसके अंदर आ गया है तो एंटायर मास इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगा रहा है। न्यूटन फाउंड एंड कैलकुलेटेड कि इस स्मॉल m पार्टिकल पे सिर्फ वही पार्ट ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है जो पार्ट इसके नीचे है। यानी ये मास स्मॉल m जहां रखा गया है उसके अंदर जो स्फीयर है, यानी अगर हम इस स्फीयर को अंदर से एक और स्फीयर में डिवाइड कर दें जिसका रेडियस सिर्फ कितना है, इस सेंटर से इस मास तक की दूरी है। यानी अगर इसका रेडियस है स्मॉल r, तो ये स्मॉल r रेडियस लेकर के अगर इसके अंदर से एक नया स्फीयर बनाएंगे तो वो स्फीयर जो है इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। यानी एंटायर स्फीयर इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगा रहा है। पहली बात तो इस पार्टिकल पे ग्रेविटेशनल फोर्स अब जीरो नहीं है। शेल में जीरो था लेकिन अब जीरो नहीं है। दूसरी बात, ग्रेविटेशनल फोर्स जो इस मास पे लगेगा वो उस स्फीयर की वजह से लगेगा जो इस मास के पोजीशन के इनसाइड जो रीजन है, जो स्फीयर बन रहा है, वो स्फीयर की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो आएगा वो आएगा G, और अब कंप्लीट मास स्फीयर का वो तो एक्ट कर नहीं रहा, तो अब जो मास इनसाइड दिस स्फीयर, जो एक नया स्फीयर हम बना रहे हैं, उसका जो मास होगा वो रेस्पॉन्सिबल होगा इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने के लिए, और उसका मास इसके मास से ऑब्वियसली कम होगा क्योंकि इसके अंदर हमने क्या किया, स्फीयर को रेडियस को घटा दिया। तो अब स्फीयर की साइज छोटी हो गई, यानी एक स्फीयर के अंदर से कट करके हम एक दूसरा स्फीयर निकाल रहे हैं, तो स्फीयर का मास ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा। तो उसके मास को अगर हम मान लेते हैं mr, तो ये कैपिटल mr जो है वो रेस्पॉन्सिबल होगा इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने के लिए, वो रेस्पॉन्सिबल होगा इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने के लिए। अब बात ये है कि ये जो अंदर स्फीयर है इसका मास हमको क्या पता कितना है। हमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें आपको ये मास दिया रहेगा, यानी मास ऑफ द एंटायर स्फीयर वो दिया रहेगा, वो मालूम रहेगा, या हमको वो पता रहेगा। प्लैनेट्स पे भी हम देखें तो हमको प्लैनेट का पूरा मास पता होता है, ये नहीं पता होता है कि प्लैनेट के अंदर इतनी गहराई पे चले गए तो अब उस जो स्फीयर बन रहा है उसका मास कितना है, ये नहीं हमको पता होता है। ऐसे पता करेंगे तो कितनी हाइट का पता कर सकते हैं, अलग अलग हाइट्स हैं, अलग अलग डेप्थ हैं, तो अलग अलग गहराई पे जाएंगे और सबका मास निकाल के नोट करेंगे क्या? नहीं। तो हमको एंटायर प्लैनेट का मास पता होता है, वो चीजें मालूम होती है, तो हमको इसका रिलेशन उससे क्या है ये मालूम होना चाहिए। तब बात कर लेते हैं कैपिटल mr की, जो कि मास है किसका, जो अंदर स्फीयर बन रहा है उसका। तो मास क्या होता है? मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अग्री? यही होता है, मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। और स्फीयर में वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। इसका रेडियस हमने क्या मान रखा है? स्मॉल r। और डेंसिटी, डेंसिटी के लिए स्टैंडर्ड टर्म क्या है? रो। तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, ये हो गया मास ऑफ द इनसाइड स्फीयर। ठीक है, देन बात कर लेते हैं कंप्लीट मास की, यानी जो पूरा स्फीयर है उसका मास। तो उसका मास क्या होगा? अगेन वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम 4/3 पाई, अब रेडियस क्या अप्लाई होगा? कैपिटल R।
तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। डेंसिटी, मटेरियल बदल रहा है क्या? मटेरियल में कोई चेंज नहीं, तो डेंसिटी वही रहेगी, तो रो। अब क्या कर दो, ऑन डिवाइडिंग बोथ ऑफ दीज इक्वेशंस, on dividing both of these equations, 4/3 got cancelled, pi got cancelled, rho got cancelled. What we got is that mr upon capital M is equals to r cube upon capital R cube, right? From here we can find the mass of the sphere which is lying below the point mass small m by the relation r cube upon capital R cube into capital M. अब हम उसका मास फाइंड आउट कर सकते हैं इस रिलेशन से। एंड इसको रख देते हैं अपने फॉर्मूले में टू फाइंड आउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जी एम आर एम अपॉन आर स्क्वायर वॉज द बेसिक फॉर्मूला। जी एम आर की वैल्यू को हम रिप्लेस कर देंगे आर क्यूब एम upon capital R cube into small m and R square। mr की जगह पे हमने R cube कैपिटल M अपॉन कैपिटल R cube को प्लेस कर दिया। नाउ R square will cancel out, तो फाइनली व्हाट वी गेट G कैपिटल M स्मॉल m R अपॉन कैपिटल R क्यूब। दिस विल गिव यू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पार्टिकल। तो ये आपके जो है प्लैनेट्स के केस में भी काम आने वाला है। जब हम डिस्कस करेंगे कि प्लैनेट है एक अर्थ मान लो, तो अर्थ के ऊपर यानी एक दूरी पे एक पार्टिकल है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगता है, जब पार्टिकल सरफेस पे आ जाता है तो कितना लगता है, और जब पार्टिकल सरफेस के नीचे जाने लगता है यानी अर्थ के अंदर जाने लगता है डेप्थ में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगता है। तो ये वहां पे भी काम आने वाला है, बिकॉज दिस कैन बी अज्यूम्ड एज अर्थ एंड अ पार्टिकल इज प्लेस्ड इनसाइड द अर्थ, यानी एक गहराई में है, तो उस गहराई पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी, दैट कैन बी फाइंड आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर। तो लेट अस समराइज। हमने क्या किया, एक शेल लिया, तो शेल के बाहर यानी हॉलोस्फीयर के बाहर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा क्या? शेल के बाहर एक पार्टिकल रखा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा क्या? लगेगा। और वो ग्रेविटेशनल फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला GMM by R स्क्वायर, राइट। उस टाइम हम स्फेरिकल शेल को क्या मान लेते हैं, एक पॉइंट मास मान लेते हैं, यानी सारा का सारा मास उसका क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है। कहाँ पे? सेंटर पे, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर वर्क करेगा। सॉलिड स्फीयर है यानी पूरा भरा हुआ है और उसके बाहर पार्टिकल रखा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगना तय है, डेफिनेटली लगेगा। और उसको कैलकुलेट करने के लिए न्यूटन का फॉर्मूला है ही अपने पास। देन आ जाते हैं स्फीयर, हॉलोस्फीयर के अंदर। तो हॉलोस्फीयर के अंदर एक पार्टिकल रखा हुआ है, तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा क्या? नहीं लगेगा, इट विल बी जीरो। व्हाई? बिकॉज द कंपोनेंट्स ऑफ द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द शील्ड दैट शेल will get cancel out from each other,
because of the different portions of the shell will apply gravitational force, they will cancel out each other. तो इसलिए क्या है, gravitational force 0 है. बट जब एक सॉलिड स्फीयर हो जाएगा और उसके अंदर हम एक पार्टिकल रखेंगे स्मॉल m, तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है. देन नोट कर लेना some important points regarding gravitational force. Some important points regarding gravitational force. तो समझ लो क्या कह रहा है पहला पॉइंट. पहला पॉइंट ये कह रहा है कि कोई भी दो मासेस हैं, कोई भी दो मासेस हैं, तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रही होती है वो मीडियम पे डिपेंडेंट नहीं होती है. यानी उसके बीच में एयर है, उसके बीच में वाटर है, उसके बीच में वैक्यूम है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं. तो लिख लेना, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम. Gravitational force is independent of medium.